हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी एकदम बेहतरीन चल रही हो, एक नंबर की चल रही होगी, क्योंकि चलेगी भी क्यों नहीं। आपकी जो धीरे-धीरे आपके एग्ज़ाम का टाइम का नज़दीक आ रहा है, अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और तेज़ करना है। तो अगर आज हमारे चैनल पे आप बने रहते हैं 10 से 15-20 मिनट के लिए, तो समाज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएँगे। क्लियर क्यों हो जाएँगे, उसका भी रीज़न है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है, वो एकदम बेहतरीन क्लास है, 1 नंबर की क्लास है। वो भी किससे रिलेटेड है? समाज से। जो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बार बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी अब आपके समाज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएँगे वो गलत नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको क्रिटिकल नहीं बनाएँगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनाएँगे। प्रयास करेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है? चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्ट हमारा ये भी है कि सीधी बात नो बकवास। ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा इसको स्लाइड्स को ऊपर हम करेंगे और उसके बाद हम एक-एक करके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा है समास की परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर आपस में एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कंसेप्ट क्या है? एक बार फिर आप सुन लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है? तो चलिए आइए हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। ठीक है? अब इसमें देखिए राजा का पुत्र। अब इस राजा के पुत्र में देखेंगे 2 शब्द हैं। पहला क्या है? राजा है और दूसरा क्या है? पुत्र है। अब इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन रहा है राजपुत्र। क्या बन रहा है? राजपुत्र। अब राजपुत्र क्या हो गया? समास का एक नया शब्द हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं, एक नील है और दूसरा क्या है? कमल है। अब दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं, एक साथ ला के कर दे रहे हैं, तो हमारा शब्द क्या बन जा रहा है? नील कमल। तो ये हो गया उसका उदाहरण। और भी हम आगे देखेंगे, जैसे-जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी, आपके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो चलिए और भी हम समझते हैं। अब देखते हैं समास के मुख्य अव्यय क्या होते हैं, उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, जिसके माध्यम से समास को समझा जाएगा। ठीक है ना? तो पहला जो होता है पूर्व पद होता है। ठीक है? दूसरा जो होता है उत्तर पद होता है, तीसरा जो होता है समस्त पद होता है। पूर्व पद का मतलब पहले का शब्द, उत्तर पद का मतलब बाद का शब्द दूसरा, और समस्त पद का मतलब जो नया बना है, जो नया शब्द आपका बना है वही हमारा होता है समस्त पद। ठीक? अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है? एग्जाम्पल के माध्यम से क्यों समझेंगे? क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से कोई भी चीज़ें समझी जाती है तो आसान हो जाती हैं। जैसे लिखा है राजपुत्र। क्या लिखा है? राजपुत्र। अब इसमें राजा जो है ना वो पूर्व पद है। राजा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। दूसरा हमारा क्या है? पुत्र है। पुत्र क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। अब दोनों के मेल से हमारा जो शब्द बना है वो क्या बना है? राजपुत्र। और कहा गया है कि दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद। तो इसलिए समस्त पद हमारा क्या हो जाएगा? राजपुत्र। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि क्लास आपकी बेहतरीन बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएँ। ठीक है? तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक? 3 शब्द आपको मिले, इसी पूरी क्लास होनी है। एक आपका पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। पूर्व पद का मतलब पहला शब्द है, दूसरा शब्द है उत्तर पद है, और जो नया शब्द बन के तैयार हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। समास के प्रमुख भेद, ये सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम पूछे उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है समास के प्रमुख भेद। ठीक है ना? तो समास के भेद में हम पहला पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। ठीक? उसके बाद उसकी ट्रिक देखेंगे, जिससे भी आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक? तो क्लास को हम ज़्यादा लंबे नहीं ले जाएँगे, दूर तक नहीं ले जाएँगे, कम समय में ज़्यादा हम समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। देखिए तत्पुरुष जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, हमेशा कौन-सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ठीक? इससे प्रश्न क्या बनता है? का, के, की, को, से और में। ये कहीं भी शब्द आपको मिल जाते हैं, ऐसे रिलेशन आपको दिखता है, संबंध दिखता है या ऐसे प्रश्न बनता है तो आप मान लीजिए वो कौन-सा हमारा समास है? तत्पुरुष है। ठीक? चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से और चीज़ें हमारी आसान हो जाएँगी। ठीक है?
थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमारी आसान होंगी। जैसे पहला क्या है, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या है, राजा का पुत्र। अब इसमें क्या आया, का, ठीक है। दूसरा है देशभक्ति, देश की भक्ति, इसमें कौन सा शब्द आया, की। जलपान, क्या है, जल पान, जल का पान, इसमें क्या आया, का। तो ऊपर जो हमने ट्रिक देखा है, ऊपर जो हमने इसकी परिभाषा देखा है कि कौन कौन से शब्द आएंगे, एक बार आप फिर चेक कर लीजिए क्या क्या बन रहा है इसमें। देखिए, एक तो उत्तर पद प्रधान होता है, प्रश्न क्या बनता है, का, के, की, को, से और में। अगर ये कहीं भी आपको प्रश्न में दिख रहा है, प्रश्न बनता दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए, फट से उत्तर लगाइए, कौन सा है आपका, तत्पुरुष। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तत्पुरुष आपका हो गया। अब एग्जाम की ट्रिक क्या है इसकी, एग्जाम के लिए ट्रिक है, अगर का की लगे तो उसको तत्पुरुष लगा दीजिए, 100% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वादा है, ये हमारा दावा रहा कि एग्जाम में कभी भी जब क्वेश्चन में आपको दिखे का के की लगे, ऐसा आपको प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि ये शब्द तीनों बन रहे हैं, तो फट से आंख बंद करके लगाइए तत्पुरुष समास, ऐसा हमारा मानना है, और 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा समास कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय में समास में क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, विशेषण और विशेष की बात की जाती है। किसकी, विशेषण और विशेष की बात की जाती है। और दोनों जो शब्द होते हैं एक ही वस्तु बताते हैं, दोनों शब्द एक ही वस्तु को बताते हैं, ठीक है ना। विशेषण भी और विशेष भी दोनों एक ही वस्तु की, एक ही शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं कि उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक, क्योंकि जितना हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, उतना ही क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा, महान पुरुष। महान है जो पुरुष, महापुरुष का मतलब क्या है, महान है जो पुरुष, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल। अब यहाँ पे देखिए पुरुष के बारे में ही बता रहे हैं, यहाँ कमल के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो उत्तर पद होता है वो हमेशा प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, ठीक। सुंदर कांड, सुंदर है जो कांड, सुंदर है जो कांड, यहाँ पे देखिए हमेशा उत्तर पद ही प्रधान हो रहा है। तो जब भी उत्तर पद आपका प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। और दोनों विशेष और विशेषण एक ही शब्द के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पुरुष के बारे में बता रहे हैं, यहाँ कमल के बारे में बता रहे हैं, यहाँ कांड के बारे में बताया जा रहा है। तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, ट्रिक। ट्रिक में क्या है, जो है लग जाए, क्या लग जाए आपको, जो है। किसी भी शब्द में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी ये मिल जाता है जो है, अगर लग जा रहा है, तो कौन सा समास है हमारा, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। एक नंबर की बेहतरीन परिभाषा है, एक नंबर की बेहतरीन मैंने आपको ट्रिक बताया, इससे आपको क्वेश्चन अब एकदम भी गलत नहीं होगा, 100% दावा है, ठीक है। क्यों है कि जब भी आपको लग जाए जो है, ये कहीं से आपको फील हो जाए, तो ऑटोमेटिक क्या लगा दीजिए, कर्मधारय समास। चलिए अब आ जाइए द्वंद्व समास पे। किस पे आ जाइए, द्वंद्व समास पे। तो द्वंद्व समास की सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर महत्व के होते हैं, यानी जो दो पद होंगे, एक तो होगा आपका पूर्व पद, दूसरा होगा उत्तर पद, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर महत्व के होंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, बराबर महत्व होगा। बीच में और या एवं लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर की ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि उस शब्द में बीच में क्या लगाया जा सकता है, और लगाया जा सकता है या एवं लगाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से दिखता है तो वो कौन सा समास हो जाता है, हमारा द्वंद्व समास, ठीक। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है, माता पिता, माता और पिता, क्या आया यहाँ पे, और लगा। चलिए दिन रात, दिन और रात, यहाँ भी क्या आया, वही सेम है, और आया। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ भी और आया। तो और आ जाए या तो एवं आ जाए, ठीक है ना। अगर ये दोनों शब्द आ जा रहे हैं तो उसको मान लीजिए हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसको ट्रिक, ट्रिक क्या है इसकी, बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक मैंने बनाया है, कहीं से भी आपकी ताकि समस्या न लगे। अब शॉर्ट में क्या ट्रिक है, जैसे और लगे, और या एवं, ये कहीं से आपको फील हो रहा है तो उसको फट से लगा दीजिए द्वंद्व समास।
जब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देने बैठेंगे तो क्लास की हमारी सारी बातें आपको याद आएंगी और फटाफट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास ये हाई लेवल का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसको मान लीजिए बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। रीज़न क्या है उसको भी हम देखते हैं क्यों ऐसा होता है। फिर भी कितना भी कन्फ्यूजन हो आज की क्लास में सभी कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। पहचान इसकी क्या है, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले जितने भी हम 3 हमने समास पढ़े, जैसे कौन कौन पढ़े उसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन आपने समास पढ़ा। तो उनमें न तो पहले में क्या था, प्रथम पद था और क्या था, उत्तर पद था। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या था, उत्तर पद आपका प्रधान हो रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न तो आपका पूर्व पद प्रधान हो रहा है ना ही आपका उत्तर पद। तो ऐसी कंडीशन में कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। तो इस कन्फ्यूजन के बचने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। दूसरा लाइन आप देखिए, शब्द किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। यहाँ पे जब भी बात की जाएगी बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरे व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा, तीसरे व्यक्ति के बारे में ही बताया जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन अब आपका दूर हुआ। चलिए, ना तो हमको पूर्व पद समझना है ना तो उत्तर पद समझना है, इनको आप छोड़ दीजिए, इनमें आप हमेशा परेशान रहेंगे। बस एक लाइन याद रखिए, हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे पीताम्बर जिसके पीले वस्त्र हो, अर्थात कृष्ण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कृष्ण की बात की जा रही है। पीताम्बर यानी जिसका पीला हो अंबर। ठीक है ना, पीले वस्त्र की बात, तो कौन है, कृष्ण है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी की बात की जा रही है। दशानन जिसके 10 मुख हों, अर्थात रावण की बात की जा रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरीके से आपको शब्द मिलते हैं जहाँ पे तीसरे को बताया जा रहा है, तीसरे को दर्शाया जा रहा है, तो वो हमारा हो जाता है बहुब्रीहि समास। अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ये सुपर ट्रिक है, बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या लगे, जिसका जिसके, जिसका जिसके लगे तो वही हो जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या आया, जिसके 10 मुख हो, रावण की बात, जिसके 4 भुजाएं हो, किस भुजाएं हो। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो फट से वहां लगा दीजिए कि ये बहुब्रीहि समास है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पांचवा अव्ययी समास के बारे में। क्या है, अव्ययी समास के बारे में। अव्ययी भाव समास क्या है हमारा, इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान बहुत जरूरी है। पहला पद अव्यय होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, शब्द अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक है ना, इसमें शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ये अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक, जैसे क्या है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में, यथाशक्ति, शक्त के अनुसार। यथाशक्त का मतलब क्या होता है, शक्त के अनुसार, प्रतिदिन यानी हर दिन। आजन्म यानी जीवन भर। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रतिदिन इसका मतलब हर दिन, रोज की बात की जा रही है। आजन्म जीवन भर की बात की जा रही है। यथाशक्ति शक्त के अनुसार बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, यानी जिसके शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो और पहला पद आपका किससे संबंधित हो, अव्यय से। चलिए, अगला हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक इसमें देख लेते हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक एग्जाम में काम में आएगी। आप बार बार याद करेंगे कि मुकुल सर ने जो पढ़ा दिया है वो हमारे एग्जाम में काम आ रहा है, तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखें। यथा, प्रति, आज, ऊपरी, अगर ये इस प्रकार के कोई भी शब्द दिख रहे हैं तो कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। क्या, यथाशक्ति, ठीक है ना, शक्त के अनुसार। यथा, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है ना। आज, ठीक है ना। ऊपरी, ठीक। तो ऐसे कोई भी शब्द आपको मिल रहे हैं तो वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, अव्ययी भाव समास से। तो क्लास आपकी अच्छी चल रही है, फटाफट एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी आपके लेवल की हो जाए, वो भी पास हो जाए। तो मैंने 5 समास कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं समास का विग्रह। क्या देखेंगे, समास का विग्रह। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है। समास शब्द को पूरा खोलकर लिखना ही क्या कहलाता है, विग्रह।
यानी जो समास शब्द होते हैं उसको पूरा खोलकर लिखना ही क्या कहलाता है, विग्रह। जैसे कहा जाए राजपुत्र, ये एक समास का शब्द है। अब इसको पूरा खोलने का मतलब लिखेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, किसी भी शब्द को पूरा खोलकर लिखना ही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, नील कमल, नीला कमल। यहाँ पे देखिए शब्द एक है, अब यहाँ पे शब्दों को पूरा खोल के रख दिया गया है। ये नील कमल है, ये नीला कमल है, ये राजपुत्र है, ये राजा का पुत्र है। ये हो जाता है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या है, शब्द को पूरा खोलकर लिखना। अब सीटेट स्पेशल चल रहा है, एकदम एक नंबर की इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा। सीटेट स्पेशल में क्या है, आपको कंपेरिजन करना है, पहचान की कुछ ट्रिक बताई गई है, यहाँ पे एक साथ कर दिया गया है। ठीक, तत्पुरुष का, के, की, कर्मधारय में जो है, द्वंद्व में और की बात की जाएगी, बहुब्रीहि में जिसका की बात की जाएगी, और अव्ययी भाव में यथा या प्रत की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके समास के पहचान या उनकी ट्रिक, आसानी से पहचान लेगी कि किसमें कौन सा समास है। अब देखते हैं ऑनलाइनर सुपर रिवीजन, वन लाइनर सुपर रिवीजन। ठीक, का, के, की, तत्पुरुष, जो है कर्मधारय, और की बात की जाए द्वंद्व है, जिसका है, ठीक है ना, बहुब्रीहि, यथा की बात की जाए तो अव्ययी भाव। एक लाइन में पूरे समास को यहाँ पे समेट दिया गया है, एक बार आप फिर देख लीजिए। का, के, की, तत्पुरुष, जो है कर्मधारय, और की बात की जाए द्वंद्व समास, जिसका बहुब्रीहि समास, यथा अव्ययी भाव समास। तो ये हो गया वन लाइनर सुपर रिवीजन फॉर सीटेट। ठीक, अब सीटेट एग्जाम कुछ टिप्स है, लास्ट में आप देख लीजिए। इसके बाद क्लास हमारी कंफ्यूज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मैंने कहा कि लगभग हम 15 से 20 मिनट का टाइम लेंगे, उतना ही टाइम मैंने लिया आपसे। सीटेट एग्जाम टिप्स में क्या है, सबसे ज़्यादा कोई कंफ्यूज करता है तो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्लास को बार बार देखना है। चैनल पे मैंने वीडियो बना दिया है, पूरी की पूरी क्लास देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर सीटेट एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन सा पूछा जाता है, तत्पुरुष समास पूछा जाता है। और ये क्या है, द्वंद्व समास को पहचानना सबसे आसान है। द्वंद्व में क्या होता है, और की बात की जा रही है, ठीक है ना, जैसे माता पिता, माता और पिता। ये हो गया आज का क्लास। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो चैनल को आप लाइक करिएगा। अगर पहली बार अवेलेबल हुए हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध हुए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और लास्ट में इससे रिलेटेड अगली मैं वीडियो आपको बता दे रहा हूँ, 50 हाई लेवल के MCQ आपको मैं देने वाला हूँ, जो कल की डेट में आपको अपलोड हो जाएगी, जिससे तैयारी आपकी और बेहतर हो जाए। तो चलिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।